खर्चा पानी मांगना है, केस करना है, कुछ पता नहीं है, कैसे करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। आपने मेरे पिछले वीडियो में सुना होगा जिसमें मैंने धारा 125 और 24 के भरण पोषण की पूरी प्रक्रिया बताई थी। तो मेरे उस वीडियो के बाद में कई फोन आए और कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये 125 की पूरी प्रक्रिया को आप बताइए तो वो बेहतर होगा, कि वो प्रक्रिया को उनको जानना था। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं 125 केस को दाखिल करने से लेके पूरे जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी, यानी कि केस कैसे दाखिल होगा और इसका जजमेंट कब होगा, कब तक होगा और कैसे होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जिस महिला को केस करना है 125 का, यानी कि भरण पोषण का केस करना है धारा 125 के तहत, तो वो महिला पूरा अपने साथ उसको जो जो उसकी आप बीती है उसको पूरा डिटेल में लिख के अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाएगी, पूरा 2-3 पेज में। और अगर उस जिले में फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल होगी, या फिर जिस कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन होगा वहां पे वो एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। और साथ में एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ प्रूफ देने होंगे, जैसे आपको अपनी शादी का प्रूफ, तो वो प्रूफ आपकी शादी का कार्ड हो सकता है, अगर कार्ड नहीं है तो कुछ फोटो हो सकती हैं, तो ये आपको शादी का प्रूफ देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके आईडी कार्ड एक होना चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो उनके स्कूल का कोई भी कागज जिसमें बच्चे की उम्र का पता हो। इस तरीके के आपको सारे प्रूफ इकट्ठे करके अपने वकील को देने होंगे, जो कि एप्लीकेशन के साथ में संलग्नक के तौर पर लगाए जाएंगे। और साथियों, मैं ये भी बता दूं कि आपकी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग की 2 कॉपी की जरूरत होगी, 2 कॉपी साथ में दाखिल होंगी। अब जब आपने केस को कोर्ट में दाखिल कर दिया है तो कोर्ट द्वारा अपोजिट पार्टी को या ओपी को 3 बार नोटिस जारी की जाएगी। यदि एक नोटिस जारी की गई वो नहीं है तब दूसरी नोटिस जारी की जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस जारी करने के बाद भी आपकी अपोजिट पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तब वो मामला एक्स पार्टी प्रोसीड होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी उस प्रक्रिया के बारे में जिसमें कि पार्टी अपीयर हो जाती है। फिर यदि पार्टी द्वारा, अपोजिट पार्टी द्वारा कोर्ट की नोटिस रिसीव कर ली गई है, फिर वो कोर्ट में हाजिर होगा। और मैं यहाँ पे ये भी एक बात बता दूं, अगर 3 नोटिस के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो हम लोकल न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एफिडेविट के साथ एक एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पब्लिकेशन का ऑर्डर मिल जाए। मान लीजिए अपोजिट पार्टी ने नोटिस को रिसीव कर लिया। अब अपोजिट पार्टी को जो भी नियत तिथि पे कोर्ट आएगी अपने वकील के साथ आएगी और वो भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी, और उस एप्लीकेशन में वो जो वादिनी द्वारा जो दाखिल की गई है एप्लीकेशन, उसकी कॉपी मांगेगी। और कोर्ट द्वारा ये वादिनी के वकील को ऑर्डर किया जाएगा, ये वादिनी को ऑर्डर किया जाएगा कि वो अपनी कॉपी अपोजिट पार्टी को प्रोवाइड कराए। और अपोजिट पार्टी उस वादिनी के किए हुए जो कथन के अनुसार वो WS या रिटर्न स्टेटमेंट या अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगेगी, और कोर्ट द्वारा उसको अपोजिट पार्टी को यह समय WS दाखिल करने के लिए ये समय, पर्याप्त समय दिया जाएगा। अब वादिनी या जो एप्लीकेंट है वो चाहे तो अपोजिट पार्टी ने जो दाखिल किया है एप्लीकेशन, उसका वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब इस बीच में क्या प्रक्रिया हो सकती है कि जितनी देर में कि अपोजिट पार्टी आएगी और अपना WS दाखिल करेगी, उतनी देर में अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट वादिनी एक इंटरिम एप्लीकेशन देगी। इंटरिम एप्लीकेशन क्या होती है कि जब तक कि कोर्ट केस आपका मामला तय नहीं होता है, गुजारा भत्ता का मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, उस बीच में जो खर्चे पानी के लिए जिसको अंतरिम भरण पोषण कहते हैं उसकी एप्लीकेशन देगी। तो उसकी भी एप्लीकेशन वादिनी द्वारा एफिडेविट के साथ कोर्ट में दी जाएगी। इंटरिम की कॉपी भी अपोजिट पार्टी को दी जाएगी। अब अपोजिट पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेगी या नहीं भी कर सकती है, लेकिन ज्यादातर केस में अपोजिट पार्टी उस पर भी ऑब्जेक्शन फाइल करती है। उसके बाद क्या होता है, इंटरिम एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ
महिला को इंटरिम ग्रांट होनी चाहिए तब वह इंटरिम ग्रांट कर देती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरिम नहीं ग्रांट होनी चाहिए तो वो ग्रांट नहीं भी ग्रांट कर सकती है। उसके बाद क्या होता है कि केस फिक्स हो जाता है एविडेंस के लिए। तो सबसे पहले वादिनी को अपने एविडेंस देने होते हैं। तो ये एविडेंस महिला को एफिडेविट के साथ प्रोड्यूस करना होता है। तो महिला को अगर 2 से 3 एविडेंस देने होते हैं तो महिला पहले एक एविडेंस का एफिडेविट फाइल करेगी, फिर उस व्यक्ति की गवाही होगी एफिडेविट के साथ। उसकी गवाही के बाद जो अपोजिट पार्टी होगी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। उसके बाद महिला दूसरा एविडेंस एफिडेविट के साथ उसकी गवाही होगी और उस गवाह को अपोजिट पार्टी द्वारा क्रॉस किया जाएगा। उसके बाद तीसरी गवाही होगी, यानी तीसरा एविडेंस महिला को देना होगा। तो महिला उसका भी एफिडेविट देगी, फिर उस व्यक्ति की गवाही होगी और गवाही के बाद अपोजिट पार्टी द्वारा उस गवाह को क्रॉस किया जाएगा। इस प्रकार 1 बाय 1 महिला को अपने जो वादिनी है उसको अपने सारे एविडेंस देने होंगे और अपोजिट पार्टी द्वारा इसी प्रकार हर गवाह को क्रॉस किया जाएगा। उसके बाद जो वादिनी है यानी महिला है वो कोर्ट को बताएगी कि अब उसके द्वारा कोई भी गवाह प्रस्तुत या कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तब यहां से अब अपोजिट पार्टी को अपने गवाह और एविडेंस प्रस्तुत करने होते हैं। अब अपोजिट पार्टी अपना एक एविडेंस प्रस्तुत करेगा एफिडेविट के साथ, उसकी गवाही होगी, फिर उस एविडेंस को जो वादिनी का वकील है वो क्रॉस करेगा। इसके अलावा अपोजिट पार्टी इसके बाद फिर अपना दूसरा गवाह लाएगी एफिडेविट के साथ, फिर उस गवाह को भी वादिनी के वकील द्वारा या वादिनी द्वारा क्रॉस किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरे गवाह के साथ भी होगा। फिर इसके बाद जो प्रतिवादी है उसके द्वारा सूचित किया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा कि अब वो कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं करेंगे। दोस्तों एक मैं खास बात जरूर बता दूं कि महिला को इसी बीच में उस तरीके के सारे प्रूफ इकट्ठे करने हैं, जैसे कि जिसमें उसके पति की सैलरी का कुछ पता चले या इनकम टैक्स रिटर्न हो, या जहां वो काम करता है वहां से कोई प्रूफ निकलवा ले कि कितनी सैलरी मिलती है। देखिए जो अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रतिवादी है तब तो थोड़ा आसान होता है, और अगर नहीं है तो ये मेहनत महिला को करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपके साथ अगर क्रुएल्टी की हिस्ट्री रही हो, आप क्रुएल्टी की वजह से अलग रह रही हो और अपना भरण पोषण मांग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रूफ प्रस्तुत करिएगा जिसमें आपकी क्रुएल्टी प्रूफ हो। जैसे कि आपने अपना कभी मेडिकल कराया हो तो आप मेडिकल अपना प्रस्तुत करिए, अपने गवाह प्रस्तुत करिए जिन्होंने देखा हो कि आपके साथ इस तरीके की क्रुएल्टी होती हो। तो ये सारा आपकी जिम्मेदारी है, आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें और जमा करें कोर्ट में। ये एविडेंस से आपके केस को मजबूती मिलेगी और आपका केस का निस्तारण भी जल्दी होगा और आपको मेंटेनेंस भी अच्छा ग्रांट हो सकता है। और ये सभी एविडेंस जो आप पेश करेंगी ये सब एफिडेविट के साथ पेश होगा। इसके बाद जब दोनों तरफ के एविडेंस का खत्म हो जाते हैं, दोनों एविडेंस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तब केस फिक्स होता है आर्ग्यूमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ये तय करता है, सब कुछ देखने के बाद सारे कागज, सब क्रुएल्टी से जुड़े हुए कागज और क्यों महिला अलग रह रही है सब रीजन देखते हुए और सारी बहस सुनने के बाद अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता है कि महिला को कितना मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा, और वो उतना मेंटेनेंस महिला को ग्रांट करेगी, महिला को और उसके बच्चे को ग्रांट करेगी। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये सारे प्रूफ महिला नहीं सत्यापित कर पाई है या कुछ ऐसा कोर्ट को लगता है कि ये केस में नहीं हो पाए, तो वो आपका मुकदमा खारिज भी कर सकती है। तो आपको ये एविडेंस जमा करने बहुत जरूरी है, इनकम से जुड़े हुए एविडेंस जमा करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप ज्यादा एविडेंस दे पाएंगी उतना आपका मेंटेनेंस ग्रांट हो पाएगा और आपके केस को जल्दी निस्तारण भी हो सकता है। क्योंकि ये सारा बहस होने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और सारे कागज देखने के बाद अदालत उसी हिसाब से आपका मेंटेनेंस तय करती है। दोस्तों उम्मीद है आज के मेरे इस वीडियो से आपको नई जानकारी जरूर मिलेगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।